नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो उदारीकरण और निजीकरण हमने पढ़ लिया था। अब हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वैश्वीकरण, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक पूरे विश्व के पटल पर एक करने से इसका मतलब था। तो वैश्वीकरण के अंदर ही हम एक पढ़ रहे थे बाह्य प्रापण है। इस बाह्य प्रापण के द्वारा भी वैश्वीकरण को काफी हद तक बढ़ाया जा रहा है, या वैश्वीकरण का लाभ हम बाह्य प्रापण से काफी ले रहे हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां, हमारा जो नया हेडिंग है बाह्य प्रापण, इस बाह्य प्रापण में होता क्या है, यानी बाहर से प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, उसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, अधिकांश अन्य देशों से, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि। ये सब चीजें अब क्या करती हैं, बाहर दूसरे देशों से, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दूसरे देशों से ये सेवाएं प्राप्त करती हैं। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। मतलब किसी भी दूसरी कंपनी को आपने काम दे दिया। अब जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ये अभी तो आप यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर अगर आप किसी दूसरे कंट्री से भी पढ़ना चाहते हैं तो दूसरी कंट्री की भी सुविधाएं इस पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो शिक्षण के कार्य भी हम बाह्य प्रापण से सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह से अगर हम कोई संगीत की रिकॉर्डिंग करवाना चाहें, कोई आप अपने अकाउंटिंग का काम कराना चाहें, या जैसे अभी हम देखें कि हमारे यहाँ के कॉल सेंटर्स हैं, तो कई सारी विदेशी कंपनियां हैं जो कॉल सेंटर्स पर के माध्यम से काम करवा रही हैं। क्यों करवा रही हैं? क्योंकि विदेशी कंपनियों को हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है। तो लेबर ज़्यादा होने के कारण, यानी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण, यहाँ पर उनको बहुत सस्ती दरों पर यहाँ से लेबर मिल जाती है, यानी यहाँ उनको कम सैलरी देनी पड़ती है और उसमें उनका काम हो जाता है। तो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ के लोगों से वो काम करवाती हैं कम दरों पर, जबकि अगर वो अपने ही यहाँ पर उस काम को करवाती हैं तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। तो इस तरह से ये बाह्य प्रापण का फायदा बहुत सारे देश उठा रहे हैं, है ना। जो चीज उनके देश में महंगी मिल रही है, वो दूसरे देशों से सस्ती दरों पर उसको खरीद लेते हैं। ठीक है। तो अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। देखो आ गया ना, वही लाइन है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम जैसे इंटरनेट से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों से बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा है, श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी दरों पर ये श्रम शक्ति मिल जाती है। और भारत का श्रम कैसा है? लेबर मतलब कुशल श्रम है। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है इसमें विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, है ना। विश्व व्यापार संगठन क्या है कि व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन का गठन। पहले इसका नाम, जो आज विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम पहले क्या था? विश्व व्यापार सीमा और शुल्क महासंधि, इसका नाम गैट था। और उस गैट का नाम अब बदल करके WTO कर दिया गया है।
है ना 1995 में, है ना। अब ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है कि WTO का पहले क्या नाम था, तो आप लिखना, आपको याद होना चाहिए कि गैट था। और WTO कब बना, इसका गठन कब हुआ, तो 1995 में इसका गठन हुआ है। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। एक ऐसा जो विश्व व्यापार संगठन बना है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इसलिए इसका गठन किया गया ताकि जो हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने तो दूसरे देशों के लिए अपने जो हमारी सीमाएं हैं, व्यापार की सीमाएं, वो हमने खोल दी, उनको बहुत ही सरल बना दिया। लेकिन मतलब कोई भी देश अपनी वस्तुओं को हमारे यहाँ पर ला करके बेच सकता है, आयात हम हर चीज का कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब किसी चीज को, किसी देश को अपनी वस्तुएं बेचना चाहें और उसने अपने यहाँ पर टैरिफ लगा दिया, तो वो गड़बड़ हो सकती है ना, तो धोखेबाजी हो सकती है। तो उस धोखेबाजी, उस धोखाधड़ी को रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया है। देखो इसमें लाइन है ना कि विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। केवल हम देखो इसमें क्या है कि सभी देशों को सुरक्षा भी मिलेगी व्यापार के बारे में, और व्यापार को प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि जिस देश में जो चीज सस्ती बिकती है उसे वो दूसरे देश उससे वो वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, है ना। तो विश्व के संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होगा, क्योंकि अगर आप महंगी ऊंची दरों पर कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके वहां संसाधन ज्यादा काम में आ रहे हैं। और सस्ती दरों पर करने का मतलब है कि आप अपने संसाधनों का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हो, है ना। तो विश्व व्यापार से क्या फायदा है हमें कि संसाधनों का इष्टतम स्तर पर भी प्रयोग होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। हम वस्तुओं का तो आदान प्रदान करेंगे सही, लेकिन अगर एक देश में कोई सेवाएं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं है, इंजीनियर्स की सेवा, वकीलों की सेवाएं, ये सेवाएं भी अगर अच्छी आपको मिल रही हैं तो वो भी एक देश दूसरे देश को प्रदान कर सकता है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजार को समस्त देशों के लिए खोलकर किया गया। इसके ऐसा किस लिए किया गया कि जो हमने टैरिफ लगा रखा था, प्रशुल्क दरें अपनी सीमाओं पर, जब भी कोई वस्तु दूसरा देश हमारी अपनी चीजों को हमारे देश में बेचता है तो हम उसके सीमा शुल्क लगाते हैं, जिसको हम प्रशुल्क कहते हैं। तो उस प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हमने हटा दिया है और सभी बाजारों को, जो अपने बाजार हैं, उनको हमने सभी देशों के लिए खोल दिया है। इसी को तो वैश्वीकरण कहेंगे कि इसमें कोई भी देश एक दूसरे देश के अंदर आ जा सकता है और अपने माल का आयात निर्यात कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए उसने आयात पर से अपने परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं। अब देखो, उदारीकरण हमने अपना लिया, तो उदारीकरण का मतलब क्या है कि हमने अन्य देशों के लिए भी अपने बाजार खोल दिए हैं। तो आयातों पर जो हमने परिमाणात्मक प्रतिबंध लगा रखा था, जो हमने मात्रा उनकी निश्चित कर रखी थी, उस प्रतिबंध को भी हमने हटा दिया है। कुछ विद्वानों की आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन ने भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत जो विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बना है, उसमें भारत का कोई बहुत ज्यादा इसमें औचित्य नहीं है, उसको रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन विशेषतया विकसित देशों के लिए ही कार्य करता है और उन्हीं के जो अधिकांशतया उन्हीं के फेवर में ये निर्णय लेता है।
उनका यह मानना भी है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। अब देखो, दो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि विकसित देश जो हैं वो अपने यहाँ पर कृषकों को जो सहायता दी जा रही है उसको उसका विरोध करते हैं कि कृषकों को अब सहायता नहीं दी जानी चाहिए, कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान नहीं दी जानी करनी चाहिए। और विकासशील देशों जो है वो क्या कहाँ महसूस करते हैं कि विकसित देशों ने जो हमें अपने बाजार खोलने के लिए कहा गया है, उसमें ऐसा लगता है कि कहीं हमें उन्होंने छल लिया है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो बाहर नहीं बिक पा रहा है, जबकि विदेशी कंपनियां अपना प्रोडक्ट छोटे देशों में जाकर के खूब बेच रही हैं, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि चाइना ने हमारे देश के अंदर पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा था। ये तो अभी हमारी कंडीशंस ऐसी हो गई तो हमने चाइना को बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी जो विकसित देश हैं वो अपने ही प्रोडक्ट्स, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनके यहाँ पर जो कम लागत पर आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको वो विकासशील देशों में जाकर के बेचते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। मतलब विकासशील देश उनके देश में जाकर के अपना माल नहीं बेच सकते, ऐसा उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट डायरेक्ट तो मना कर नहीं सकते क्योंकि वैश्वीकरण हो गया है, तो इनडायरेक्टली वो किसी न किसी तरह से इनको रोकने का प्रयास करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, तो आप भी इस बात को सोचें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।